हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 देख रहे हैं। इसका नाम है गमन और संचलन। तो संचलन और गमन में क्या फ़र्क है हम बात कर रहे हैं। देखो, संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे एक कोशी के जीवों में जीवद्रव्य का प्रवाही संचलन होता है। एक कोशी के जीवों में जीवद्रव्य गमन करता है, गति करता है, संचलन करता है, मूवमेंट करता है ना, लोकोमोशन वगैरह। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि गमन और संचलन क्या है। गमन को हम यहाँ पे लोकोमोशन बोलेंगे, है ना, गमन को लोकोमोशन बोलेंगे। और जो संचलन है उस संचलन को हम मूवमेंट कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको थोड़ा समझना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मूवमेंट, है ना। तो लोकोमोशन और मूवमेंट को हम देखने जा रहे हैं। तो अमीबा में जो गति हो रही है ना, एक कोशी के जीवों के अंदर जैसे अमीबा है, उसमें जो जीवद्रव्य का जो संचलन हो रहा है, प्रवाह हो रहा है ना, वो एक प्रकार का संचलन है। तो जीवों में पक्षमाभ, कसाब, स्पर्शक ये जो पाए जाते हैं, इनके द्वारा मूवमेंट होता है ना, संचलन होता है। मनुष्य में जबड़े, पलक, जीभ, इनका जो संचलन होता है यानी मूवमेंट होता है। तो हम संचलन की स्थिति को हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि मूवमेंट या संचलन का मतलब होता है कि स्थान चेंज नहीं हो। अगर स्थान चेंज हो जाता है, यानी एक ही जगह पर जैसे अपन हाथ को मूव मूव करा रहे हैं इधर उधर, है ना, और पैर को इधर उधर मूव करा लेते हैं, लेकिन अगर हम चल रहे हैं, अगर हमारा स्थान परिवर्तित हो रहा है ना, स्थिति में चेंजेज आ रहा है, तो वो गमन कहलाएगा। अदरवाइज वो संचलन ही है ना। तो कुछ संचलनों में स्थान या स्थिति परिवर्तन होता है, ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं। जैसे टहलना, दौड़ना, चलना, उड़ना, तैरना, ठीक है ना, इन सभी में स्थान चेंज होता है, इसलिए हम इसको गमन बोलेंगे, लोकोमोशन कहेंगे, है ना। तो कुछ जीवों में गमन संरचनाएं, संचलन संरचनाएं अन्य कार्यों में भी भाग लेती है। जैसे पैरामीशियम में पक्षमाप गमन के साथ साथ भोजन के अंतर्ग्रहण में भी सहायक होता है। तो गमन भी करवा रहा है पैरामीशियम के अंदर पक्षमाप, और भोजन के ग्रहण में भी उसको मदद कर रहा है। तो हाइड्रा के जो स्पर्शक होते हैं वो गमन के साथ साथ शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं। तो सभी गमन गतियां जो हैं वो संचलन है, लेकिन सभी गतियां या संचलन जो है गमन नहीं है, ये आप ध्यान रखें। मतलब ये हुआ कि देखो, संचलन या मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि हम एक ही जगह पर, हमारी स्थिति चेंज नहीं होती, लेकिन हमारे जो अंग है वो गति करते हैं। जैसे पलक की गति हो गई है ना, हम एक ही जगह पर खड़े खड़े अपने हाथ को इधर उधर कर रहे हैं, तो वो संचलन है। और गमन की अगर बात कर रहे हैं तो गमन में संचलन तो है ही, मूवमेंट तो है ही, और इसके अलावा स्थान भी बदल जाता है ना। हम एक ही जगह पर खड़े खड़े अगर अपने हाथ पैर को इधर उधर कर रहे हैं तो वो तो मूवमेंट है। और अगर हम चल रहे हैं तो हमारा हाथ पैर मूवमेंट भी कर रहा है, और हमारी जो स्थिति है वो भी बदल रही है। तो इसका मतलब जो गमन है उसके अंदर स्थिति में चेंज आ रहा है और मूवमेंट भी हो रहा है। तो जो सभी संचलन है वो गमन होते हैं, ठीक है। लेकिन सारे जो गमन है वो संचलन नहीं होते, है ना। गमन में तो स्थान चेंज होता है, संचलन में स्थान चेंज नहीं होता। तो सभी संचलन जो है वो क्या होते हैं, गमन होते हैं। ओके। अब हम इसके बाद देखो बात कर रहे हैं यहाँ पे गति के प्रकारों की। गति के प्रकारों की बात कर रहे हैं। मानव शरीर की कोशिकाएं 3 प्रकार की गतियां दर्शाती है: अमीबीय गति, पक्षमाभीय गति और पेशीय गति, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमीबीय गति को देख रहे हैं। अमीबीय गति क्या है? हमारे शरीर की कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेजेस, है ना, जो मोनोसाइट होती है वो ऊतकों के अंदर जाकर अपने आकार बढ़ा लेती है, जिसे मैक्रोफेज कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो विशिष्ट कोशिकाएं में जैसे मैक्रोफेज हो गई, और श्वेताणु जो है ना, डब्ल्यूबीसी जो है, वो रक्त में अमीबीय गति दर्शाती है। अमीबा में जिस प्रकार से कूटपाद होते हैं तो उनसे वो गति दर्शाता है। उन कूटपादों की तरह गति कर रही है हमारी डब्ल्यूबीसी और कुछ मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये जो गति है वो अमीबीय गति कहलाती है। अब देखो, ये है क्रिया जीवद्रव्य की प्रवाही गति द्वारा होती है। तो इसमें जीवद्रव्य क्या करता है, प्रवाह करता है, मतलब संचलन करता है और कूटपाद बनाता है। तो उन कूटपादों की वजह से गति होती है। कोशिका कंकाल तंतु जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबीय गति ही दर्शाते हैं। नेक्स्ट है पक्षमाभी गति।
तो हमारे शरीर अधिकांश जो नलिकाकार अंग है उनके अंदर पक्षमाभ युक्त आंतरिक भित्ति पाई जाती है। श्वास नली में पक्षमाभ क्या होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं भैया ना। जैसे एक कोई पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम इस प्रकार से कोई एक जीव है, तो इसके अंदर छोटे छोटे शरीर पर जो रोम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पक्षमाभ। ठीक है। अमीबा के अंदर जो कूटपाद होते हैं वो अमीबीय कूटपाद कहलाते हैं। तो इसी प्रकार छोटे छोटे रोम जो है वो पक्षमाभ है। तो हमारी जो श्वास नली होती है, उस श्वास नली में पक्षमाभों की समन्वित गति होती है ना। वो एक साथ मिलकर गति करते हैं, जिससे वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूल के कण और बाहरी पदार्थ जो है उनको हटाया जा सकता है। तो जो हमारे पक्षमाभ होते हैं श्वास नली में, वो बाहरी कणों को, धूल को और उनको हटाने में सहायता करते हैं। एक साथ मिलकर वो गति करवाते हैं, जिससे धूल कण वगैरह को वापस बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है, अंदर प्रवेश करने से उनको रोक दिया जाता है। मादा जनन तंत्र के अंदर अंडवाहिनी में अंडों का जो परिवहन होता है ना, फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी के अंदर जो अंडाणु गमन करते हैं, गति करते हैं, उसमें भी पक्षमाभी गति की सहायता से ये काम होता है। तो अब दो गतियां तो हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पेशीय गति। पेशीय गति क्या है, देखो, पेशियों में संकुचन का गुण पाया जाता है ना, कॉन्ट्रैक्शन का। और जो चीज़ संकुचित हो सकती है वो फैल भी सकती है फिर। तो संकुचन और है ना, शिथिलन और संकुचन का ये जो गुण है वो पाया जाता है, जिसका उपयोग करके मनुष्य और अन्य बहुकोशिक जीव जो है वो गमन और संचलन दर्शाते हैं। तो हमारे अंदर जो मांसपेशियां हैं, यानी मांस है, वो मांसपेशियों के रूप में है। तो उसके अंदर संकुचन का गुण होने की वजह से जो मांसपेशियां हैं वो हमारे अंदर मूवमेंट करवाती है, गमन करवाती है हमें। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम बात करें तो हमारे जो हाथ पैर हैं, हाथ पैर, जबड़े, जीभ आदि की जो गति है वो मांसपेशियों की गति की वजह से होती है, जिसे हम पेशीय गति बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके बाद में मांसपेशियों की, या फिर पेशियों की बात कर रहे हैं। तो पेशी क्या है? पेशियाँ देखो 3 प्रकार की होती है। तो हम एक बार इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं, 3 कौन कौन सी होती है पेशियाँ। तो 3 पेशियाँ जो है उनमें एक तो कंकाली पेशी है, एक चिकनी पेशी है और एक हृदय पेशी है। ठीक है ना। कंकाली पेशी जो है वो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ होती है। मांसपेशियाँ बोल सकते हैं या फिर पेशियाँ बोल सकते हैं। तो जो हड्डियों से जुड़ी हुई पेशियाँ हैं वो कंकाल पेशियाँ कहलाती हैं, और जो हमारे आंतरिक अंगों के अंदर स्थित होती है वो चिकनी या अंतरंग पेशियाँ कहलाती है। चिकनी पेशियाँ बोल दो या अंतरंग पेशियाँ बोल सकते हैं। और इसके बाद में केवल हृदय के अंदर पाई जाने वाली पेशियाँ हृदय पेशियाँ कहलाती हैं। ठीक है। अब एक एक करके हम इन तीनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंकाल पेशियों की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है। कंकाल पेशियों को देखो, तो ये पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती है, यानी मतलब हमारी जो कंकाल है, हड्डियां उनसे जुड़ी होती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनमें धारियां दिखाई देती है, यानी अगर ये पेशियां इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से पेशियां, तो इनमें रेखाएं दिखाई देती है ऐसे। ठीक है। तो इनके अंदर धारियां या रेखाएं दिखाई देती है, इसलिए इन्हें रेखित पेशियां भी कहते हैं। इनकी क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक होता है ना। इनके ऊपर तंत्रिका तंत्र अपनी इच्छा से नियंत्रण करता है। इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। ठीक। ये मुख्य रूप से चलन, गमन, क्रिया और शारीरिक मुद्रा बदलने में सहायक होती है। भाई कंकाल का मूवमेंट करवाने में सहायक होती है। कंकाल मूवमेंट करेगा तो हमारे हाथ पैर वगैरह जो वो गति करेंगे। तो कंकाली पेशियां कंकाल को मूवमेंट करवाती है, ये हमारी इच्छा से कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है चिकनी या अंतरंग पेशियां। ये पेशियां शरीर के खोखले अंतरांगों यानी इंटरनल ऑर्गन्स जैसे आहार नाल है, जनन मार्ग है आदि की आंतरिक भित्ति में स्थित होती है। इन्हें अरेखित पेशी या चिकनी पेशी या अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। इनके अंदर कोई रेखाएं नहीं होती, इसलिए अरेखित पेशियां बोलते हैं। और यह आंतरिक अंगों में स्थित होती है और विभिन्न प्रकार के मूवमेंट करवाती है अंदर, है ना, इसलिए इनको चिकनी पेशियां बोलते हैं। बेटर होगा कि आप इनके अंदर रेखाएं नहीं होती, आप इसलिए इनको चिकनी पेशी कह सकते हो। और इनके ऊपर हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हम इनको अनैच्छिक पेशी बोलेंगे। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक के परिवहन में सहायता करती है। तो जो अंडवाहिनी के अंदर अंडाणु गति करता है वो हमारी इच्छा से गति नहीं करेगा। ठीक। और हमारी इच्छा से हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे।
और पाचन तंत्र के अंदर जो भोजन है वो आगे से आगे ग्रास नाल से होता हुआ आमाशय में जाता है, तो उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है, यानी वो ऐच्छिक कंट्रोल नहीं है। इसलिए इनके अंदर अनैच्छिक पेशियों का योगदान होता है, यानी चिकनी पेशियों का योगदान होता है, जिसे इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हृदय पेशियों की। तो देखो हृदय पेशियां, ये पेशियां केवल हृदय में पाई जाती है। ये पेशियां रेखित और अनैच्छिक दोनों प्रकार की होती हैं। इनके अंदर रेखाएं भी पाई जाती हैं ना, रेखाएं भी पाई जाती हैं, और ये इनके ऊपर हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होता, तंत्रिका तंत्र से कंट्रोल नहीं होता, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशियां भी कहेंगे। तो हृदय पेशियों में रेखित और अनैच्छिक दोनों पेशियों के गुण पाए जाते हैं। चिकनी पेशियों को हम अरेखित या अनैच्छिक पेशी कह रहे हैं, और रेखित पेशियों को हम कंकाली पेशियां कह रहे हैं। उन दोनों के गुण इन हृदय पेशियों के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पेशी की संरचना की। तो देखो मांसपेशी की या पेशी की संरचना की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, मसल की हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो हमारे शरीर में प्रत्येक कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं या फेसिकल्स की बनी होती है। तो देखो एक जो हमारी कंकाल पेशी है, प्रत्येक कंकाल पेशी की बात कर रहे हैं, हर एक जो कंकाल पेशी है वो कई पेशीय बंडलों की बनी होती है, जिन्हें पुलिका बोल सकते हैं। ठीक है, जो संयुक्त रूप से कोलेजन संयोजी ऊतक के आवरण से घिरे रहते हैं। फिर से देखो एक बार वापस, एक कंकाल पेशी जो है, जैसे मान लो कि एक बड़ी सी कंकाल पेशी ये हो गई, ठीक है। इस कंकाल पेशी को मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ। इस कंकाल पेशी के अंदर ये हर एक पेशी है ना, कंकाल पेशी ये अकेली है। ये जो है एक कंकाल पेशी वो कई पेशीय बंडलों की बनी होती है। तो ये सपोज करो पेशीय बंडल एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा पेशीय बंडल हो गया, ये चौथा पेशीय बंडल हो गया, है ना, इस प्रकार से। तो ये एक कंकाल पेशी अनेक पेशी बंडल या पुलिका या फेसिकल्स की बनी होती है, जो संयुक्त रूप से कोलेजन संयोजी ऊतक के आवरण से घिरे रहते हैं। इन सब के ऊपर जो आवरण होता है, उस आवरण को अपन क्या बोलेंगे, जो कोलेजन संयोजी ऊतक का बना होता है। कोलेजन प्रोटीन प्रकृति में, जंतु जगत में खूब ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो कोलेजन संयोजी ऊतक के आवरण से ये जो पेशी बंडल है वो आपस में जुड़े होते हैं। इस आवरण को हम संपट या फिर फेसिया भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक बार इस यहाँ पर एक डायग्राम देखो, इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। ये देखो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये एक बड़ी सी, मतलब इस प्रकार से एक, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये बड़ी सी एक कंकाली पेशी है जो पीछे की तरफ और है, लेकिन हमने इसको केवल इतने से भाग को ही देख रहे हैं, आगे वाला भाग ही देख रहे हैं इसका। ठीक है, तो ये जो कंकाली पेशी है, ये कंकाली पेशी अनेक पेशी बंडलों से मिलकर बनी होती है। तो देखो आपको अगर गौर करोगे, आप अच्छे से इसको आप 3D में इमेजिन कर पा रहे हो, तो आपको ये एक पेशी बंडल दिखेगा, है ना, ये दूसरा पेशी बंडल दिखेगा, ये तीसरा पेशी बंडल दिखेगा जो ऐसे पीछे की तरफ है, ये एक चौथा है, ये पांचवा, इस प्रकार से ये पेशी बंडल आपको दिख रहे हैं। तो ये अनेक पेशी बंडल मिलकर, जिन्हें हम पुलिका भी बोल सकते हैं या फेसिकल भी बोल सकते हैं, ये अनेक पेशी बंडल मिलकर एक कंकाली पेशी के अंदर स्थित होते हैं। तो एक कंकाली पेशी अनेक पेशी बंडलों से मिलकर बनी होती है, और इन सब के ऊपर एक जो संयुक्त आवरण है, कंप्लीट यहाँ पर जो एक संयुक्त आवरण आपको दिखाई देगा। देखो जैसे अपन, ये कंकाली पेशी है, इस कंकाली पेशी का ऊपर का जो आवरण दिख रहा है आपको, ये देखो, ये बाहर बाहर की तरफ, ये वाला मैं एक अलग कलर से आपको इसको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप एक आवरण देख पा रहे हो जो बाहर बाहर है, देखो कुछ इस टाइप का, ये वाला है ना, थोड़ा हल्का आपको ग्रे कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये बाहर का आवरण। ये सभी पेशी बंडलों के ऊपर एक साथ एक आवरण है। इस आवरण को हम संपट या फेसिया बोलेंगे। ठीक है, अब एक बार वापस उस लैंग्वेज पर आते हैं अपन। तो देखो हमने यहाँ पर देखा, पेशी की संरचना की बात कर रहे हैं। पेशी की संरचना के अंदर हमने क्या कहा कि अनेक पेशी बंडलों से मिलकर एक कंकाल पेशी बनी होती है, और इनके ऊपर एक आवरण होता है कंप्लीट पर, जिसे हम संपट या फेसिया कहते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं।
ठीक है। एक बार ये जो आपने पॉइंट देखा है कि प्रत्येक पेशी बंडल के अंदर कई पेशी रेसे होते हैं, तो इसको एक बार डायग्राम में देख लेते हैं कि अभी अभी आपने समझा कि अनेक पेशी बंडल मिलकर एक कंकाल पेशी बनाते हैं। जैसे एक बंडल ये रहा, एक बंडल ये रहा, ठीक है। और इसके बाद में देखो एक बंडल आपको ये दिख रहा है, जो पीछे की तरफ एक ये है, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा यहाँ पे देख पा रहे हो तो एक बंडल आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे पेशी बंडल अनेक मिलकर एक कंकाल पेशी बना रहे हैं। और एक एक पेशी बंडल के अंदर अगर आपको क्लियरली देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो ये जो गुलाबी रंग के ये इस प्रकार से दिखा रखे, ये एक एक पेशी क्या होते हैं, रेसे होते हैं। पेशी तंतु या इनको रेसे कह सकते हैं। देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ पेशी तंतु या पेशी रेसे। तो एक पेशी बंडल के अंदर, एक पुल्लिका के अंदर ऐसे अनेक पेशी तंतु हैं। क्लियर है। अब हम देखो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर ये पेशी तंतु जो है देखो ये कुछ बाहर निकाल कर दिखाए हुए हैं, है ना, 3D के अंदर अगर आप समझ पा रहे हो। तो एक पेशी बंडल ये रहा, एक पेशी बंडल ये रहा, दूसरा एक देखो ये आगे जो पीछे की तरफ जा रहा है, एक ये यहाँ पे। तो इस प्रकार से एक पेशी बंडल के अंदर कई पेशी तंतु हैं। इनको हम देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं और ये बाहर कुछ बाहर निकले हुए दिखा रहे हैं। एक पेशी बंडल के पेशी तंतु कुछ हमने बाहर निकाल कर 3D में दिखाने का प्रयास किया है। तो एक कंकाली पेशी अनेक पेशी बंडलों से मिलकर बनी हुई है और एक पेशी बंडल जो है उसके अंदर अनेक पेशी तंतु होते हैं। ठीक है, ओके। अब एक बार लैंग्वेज पर वापस आते हैं। तो लैंग्वेज क्या कह रही है यहाँ पे कि प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेसे होते हैं और प्रत्येक पेशी रेसा प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक, प्रत्येक पेशी जो तंतु है या पेशी रेसा है उसका जो उसकी प्लाज्मा झिल्ली है उसको हम सार्कोलेमा बोलेंगे। एक बार उस डायग्राम पर वापस आते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये जो पेशी तंतु बता रखा हमने, है ना, यहाँ तो ये अंदर है, जो बाहर इनके केवल टिप टिप ही दिखाई दे रहे हैं, है ना, इनके केवल आगे वाले पार्ट ही दिखाई दे रहे हैं, टिप टिप ही, है ना। और बाकी जो कुछ पेशी तंतु जो है हमने देखो ये बाहर निकाले हैं यहाँ पे। इन पेशी तंतुओं की बात कर रहे हैं हम कि एक पेशी तंतु की जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोलीमा या सार्कोलेमा। क्लियर है बात। और इसके अलावा देखो पेशी बंडल के अंदर ही हमें कुछ रक्त कोशिकाएं भी दिखाई देती है। रक्त कोशिका इनके साथ रहती है, जैसे ये रक्त कोशिका है, ये आपस में ये कनेक्टेड है, ये है। और फिर यहाँ पर ये नीले कलर की दिखाई दे रही है, तो ये धमनी और सिराएं यानी ब्लड वाहिनी होती है। ठीक है, बात क्लियर है। तो इस प्रकार से एक कंकाली पेशी पेशी बंडलों से मिलकर बनी हुई है। एक एक पेशी बंडल के अंदर बहुत सारे पेशी तंतु हैं। पेशी तंतु की जो झिल्ली है उसको प्लाज्मा झिल्ली को हम सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, अब हम और लैंग्वेज को थोड़ा समझ कर आगे इन चीज़ों को और समझ रहे हैं। देखो, तो अब कुछ पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे। तो हमने देखा कि प्लाज्मा झिल्ली को सार्कोलेमा कह रहे हैं पेशी तंतु के लिए। तो पेशी तंतु या रेसा एक संकोशिका होता है। संकोशिका का मतलब है एक ही कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं। तो पेशी रेसा एक संकोशिका है जिसमें कई केंद्रक होते हैं। सार्कोलेमा यानी प्लाज्मा झिल्ली जो है पेशी रेसा या तंतु की, उस सार्कोलेमा में आवृत तरल सार्कोप्लाज्म कहलाता है। यानी कि इसका जो कोशिका द्रव्य एक्चुअल में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का जो लिक्विड है वो सार्कोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका द्रव्य को पेशी तंतु या पेशी रेसे के अपन कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कह सकते हैं। तो पेशी रेसों की अंतःप्रद्रवी जालिका भी होती है जिसे हम प्लाज्म रेटिकुलम ये कह सकते हैं ना। इनकी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है पेशी रेसों की उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ठीक, बस ये सार्कोप्लाज्म सार्कोलीमा ये वर्ड आपको ध्यान में रखने। तो नॉर्मल नाम नहीं देकर पेशी रेसे के लिए कुछ ये इस अलग से नाम आपको याद रखने। तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कैल्शियम आयनों का भंडार गृह होता है। बहुत सारे कैल्शियम आयन अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर पेशी तंतु के अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर रहते हैं। पेशी रेसे की एक विशिष्टता यह है कि पेशी द्रव या सार्कोप्लाज्म में समांतर रूप से
व्यवस्थित अनेक तंतु पाए जाते हैं जिन्हें पेशी तंतु या मायोफाइब्रिल कहते हैं। तो एक्चुअल में पेशी रेशा जो है, पेशी तंतु जो है, उसके अंदर भी बहुत सारे तंतु पाए जाते हैं जिन्हें हम पेशी तंतु बोलेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तंतु की बजाय हम तंतु आगे के वर्ड लगा देंगे, तंतु, है ना। तो पेशी रेशे के अंदर जो तंतु होते हैं बहुत सारे, उसके कोशिका द्रव्य में, उसके सार्कोप्लाज्म में, उन्हें हम पेशी तंतुक बोल देंगे। या बेटर वर्ड रहेगा कि इंग्लिश में उसको मायोफाइब्रिल बोलोगे, है ना। इंग्लिश में उसको क्या बोल दोगे, मायोफाइब्रिल। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। देखो, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर यह है एक कंकाली पेशी। कंकाली पेशी के अंदर बहुत सारे पेशी बंडल हैं, ठीक। एक एक पेशी बंडल के अंदर पेशी तंतु हैं, ठीक है। एक पेशी तंतु को बाहर निकाल कर देख रहे हो तो उसके अंदर बहुत, उसकी प्लाज्मा झिल्ली को अपन सार्कोलेमा बोलेंगे, उसके कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, उसके कोशिका द्रव्य की अंतःप्रदेश जालिका जो है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, उस जिसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयन होते हैं। और ये जो पेशी तंतु है, इसके कोशिका द्रव्य में बहुत सारे पतले पतले समानांतर तंतु पाए जाते हैं जिन्हें हम पेशी तंतुक या मायोफाइब्रिल बोलेंगे, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना होगा, ओके। अब इसके बाद में देखो कुछ पॉइंट और देख रहे हैं कि प्रत्येक पेशी तंतु में क्रम से एकांतर रूप में गहरे और हल्के पट पाए जाते हैं या बैंड पाए जाते हैं पेशी तंतु के अंदर, है ना। हम पेशी तंतु की बात कर रहे हैं। तो एक जो पेशी तंतु है उसके अंदर एकांत रूप में गहरे और हल्के पट पाए जाते हैं। एक पेशी रेशे के रेखित प्रकट होने का कारण यह है कि इसमें दो प्रमुख प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। उनका विशेष वितरण पाया जाता है। तो अब जो पेशी तंतु है उसके अंदर किस प्रकार से गहरे और हल्के पट हैं, है ना, उनके अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कैसे बिखरे हुए हैं कि उनके अंदर कुछ तो गहरे बैंड बन जाते हैं और कुछ जो है हल्के बैंड बन जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन के वितरण के कारण। एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन है जो पेशियों में संकुचनशीलता को जनरेट करते हैं, और पेशियों में संकुचन होने से हमारी हड्डियां मूवमेंट करेगी और हम कुछ कार्य कर पाएंगे, चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे। तो एक्चुअल में पेशी तंतु जो हैं उनके अंदर किस प्रकार से एक्टिन और मायोसिन व्यवस्थित हैं कि उनके अंदर गहरे और हल्के पट दिखाई देते हैं। तो देखो, हल्के पट में एक्टिन प्रोटीन होता है। हल्के जो पट है उनके अंदर क्या होता है, एक्टिन। हल्के पट के अंदर क्या होता है, एक्टिन होता है। तो हल्के पट में एक्टिन होता है जिसे आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड या समदेशिक पट कहते हैं, ठीक है ना। हल्के पट जो हैं, जो कुछ हल्के दिखाई दे रहे हैं और जो गहरे हैं वो यानी डार्क ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो हल्के जो हैं उनके अंदर एक्टिन प्रोटीन होता है, याद रखना आप। और इस हल्के जो पट है उसको हम आई बैंड भी बोल सकते हैं। आई का मतलब आइसोट्रोपिक है, आइसो मतलब समदेशिक, समदेशिक पट बोलेंगे। नेक्स्ट है कि जबकि गहरे पट में मायोसिन प्रोटीन होता है जिसे हम ए बैंड कहते हैं या एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, है ना। आइसोट्रोपिक आई बैंड, एनाइसोट्रोपिक ए बैंड। तो गहरे पट में मायोसिन प्रोटीन ए बैंड और विषम देशिक पट कहलाता है। तो आप याद रखोगे पेशी तंतु के अंदर गहरे और हल्के जो पट दिखाई देते हैं वो एक्टिन और मायोसिन के कारण है। हल्के पट में एक्टिन है और गहरे पट में कौन है, मायोसिन। मायोसिन के कारण जो बैंड बन रहा है गहरे पट का वो ए बैंड कहलाएगा, और एक्टिन के कारण हल्के पट में जो बैंड बन रहा है वो आई बैंड कहलाएगा। बात क्लियर है, आगे देखो। दोनों प्रोटीन यानी एक्टिन और मायोसिन छड़नुमा संरचनाओं में परस्पर समानांतर पेशी रेशों के अनुदैर्ध्य अक्ष के भी समांतर व्यवस्थित होते हैं। यानी एक्चुअल में ये परस्पर एक दूसरे के समानांतर रहते हैं, और फिर जो कुछ पेशी रेशों के जो अनुदैर्ध्य अक्ष हैं उनके समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं। हम अभी एक डायग्राम देखेंगे, उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये हल्के और गहरे बैंड क्या हैं। एक बार आगे देखो, एक्टिन तंतु मायोसिन तंतुओं की तुलना में पतले होते हैं। याद रखना आप, हल्के बैंड में, हल्के पट में एक्टिन प्रोटीन आई बैंड बना रहा है, एक्टिन पतले होते हैं और मायोसिन मोटे होते हैं। तो मैं याद रख लेना आप, मायोसिन मोटे होते हैं, एक्टिन पतले होते हैं।
तो मायोसिन मोटे तंतु होते हैं, अतः इन्हें क्रमशः पतले और मोटे तंतु भी कहा जाता है। तो एक्टिन पतले और मायोसिन मोटे। प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विविभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है। हर एक आई बैंड के बीच में इसे दो भागों में बांटने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है ना। प्रत्यास्थ का मतलब, इलास्टिसिटी का मतलब है संकुचन और शिथिलन के गुण वाली रेखा। तो आई बैंड को दो भागों में बांटने वाली एक रेखा होती है जिसे जेड रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी गहरे हल्का पट जो है उसके अंदर आई बैंड जो है एक्टिन की वजह से, तो उनके अंदर एक प्रत्यास्थ रेखा है जिसे हम जेड रेखा बोलेंगे, जेड लाइन बोलेंगे। ठीक, पतले तंतु जो एक्टिन है ना, पतले तंतु एक्टिन, वो इस जेड रेखा से मजबूती से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक बार वापस इस चीज़ को दिमाग में रखना। एक छोटी सी बात सीधी सी कि भाई अगर हमें एक पेशी तंतु के अंदर कुछ गहरे, कुछ हल्के बैंड दिखाई दे रहे हैं और कुछ गहरे बैंड दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो गहरे बैंड ए बैंड कहलाते हैं, उनके अंदर मायोसिन प्रोटीन होता है। हल्के बैंड जो हैं वो आई बैंड कहलाते हैं, हल्के बैंड आई बैंड कहलाते हैं और उनके अंदर एक्टिन प्रोटीन होता है। एक्टिन पतले प्रोटीन है और मायोसिन मोटे हैं। बस इतना सा हमने देखा। हमने एक चीज़ और यहाँ पे अभी पढ़ी है, फिर इसको डायग्राम में देख लेंगे कि जो आई बैंड है, हल्का बैंड, उसके अंदर एक रेखा होती है जो उस आई बैंड को दो भागों में बांट देती है, प्रत्यास्थ रेखा, उसे जेड रेखा कहते हैं। जो एक्टिन तंतु होते हैं वो उस जेड रेखा से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये कोई जेड रेखा हो गई, एक्टिन तंतु इस जेड रेखा से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब एक बार इस डायग्राम को, इस चीज़ को अपन डायग्राम में थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखो यहाँ पर एक डायग्राम लिया है जिससे आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखो एक डायग्राम में आपको, ये देखो इस प्रकार से एक डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम के अंदर आपको समझना है थोड़ा सा कि ये हमारे पास एक पेशी तंतु है। ठीक है, इस पेशी तंतु में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक हल्का बैंड है, जिसके अंदर हल्के बैंड में एक जेड रेखा यानी प्रत्यास्थ रेखा जेड रेखा दिखाई देती है। हल्के बैंड को अपन आई बैंड बोलेंगे। ठीक, अब देखो इसके बाद एक हल्का बैंड ये है और दूसरा हल्का बैंड ये है। तो दो हल्के बैंडों के बीच जो ये गहरा बैंड दिखाई दे रहा है, इस बैंड को अपन गहरा बैंड या फिर इसको अपन ए बैंड बोलेंगे ना। गहरा पट है, इस गहरे पट में जो बैंड है वो ए बैंड है और ये हल्के पट हैं जिनके अंदर आई बैंड होता है। ठीक, तो एक बार वापस देखो, ये आई बैंड है दोनों हल्के वाले, और ये इनके दो आई बैंड के बीच में जो है वो गहरा बैंड ए बैंड है। ठीक, अब देखो अभी भी आपने पढ़ा कि आई बैंड के बीच में यहाँ पर देखो, है ना, ये आई बैंड है, इसके बीच में यहाँ पर ये एक, ये आई बैंड है, इसके बीच में यहाँ पर एक आपको प्रत्यास्थ रेखा दिखाई देती है जिसे हम क्या बोलेंगे, जेड रेखा। अब प्रत्यास्थ जो चीज़ होती है वो तो कुछ इस प्रकार से फैलने सिकुड़ने का गुण रखती है। तो एक तो सीधी लाइन दिखाते हैं हम, और एक थोड़ा इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी लाइन। तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो है वो प्रत्यास्थ स्थिति को बताती है। इसलिए आप जब भी जेड लाइन को बनाओ तो आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे ये ऐसे रोटेट दिखाना आपको। ठीक है, इसका मतलब ये प्रत्यास्थ रेखा है ना, संकुचित होने वाली रेखा। ओके, तो आपने देखा कि एक आई बैंड के बीच में जेड रेखा है और दो आई बैंडों के बीच में गहरा बैंड ए बैंड होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब आपने कहा कि जो आई बैंड होता है वो हल्का बैंड होता है और उसके अंदर यानी वो हल्का बैंड आई बैंड जो है वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और जो गहरा बैंड है ए बैंड है वो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अंदर हमने इस वाले पार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लिया है। हमने जूम किया तो देखो ये जो जेड रेखा है वो जेड रेखा हमने यहाँ पर बता दी, नीचे लिखा हुआ ना ये जेड रेखा, और इस आई बैंड की जेड रेखा इसको हमने जूम करके नीचे यहाँ पर बना लिया, है ना, समझने के लिए। ये जेड रेखा हो गई। ठीक, अब देखो ये वाला जो हिस्सा है ये आई बैंड का है, तो इस डायग्राम में हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये आई बैंड है। ठीक, और इसी प्रकार ये वाला जो आई बैंड है ये नीचे दिखा रहे हैं हम, तो कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है।
ठीक है। तो दो जो आई यानी जो आई बैंड है उसके अंदर एक प्रत्यास्थ रेखा जो है वो ये जेड रेखा है, जो इससे दो भागों में बांटती है आई बैंड को। ओके, अब देखो यहाँ पे कि जेड रेखा से जो एक्टिन तंतु होते हैं, पतले तंतु, वो उससे मजबूती से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आपको देखो दिखाई दे रहे हैं ये जुड़े हुए जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले। ठीक है, ये जुड़े हुए तो जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये इस प्रकार से इधर ये वाले दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जेड रेखा से जुड़े हुए ये जो प्रोटीन है ये एक्टिन प्रोटीन कहलाते हैं, जो पतले तंतु होते हैं। अब देखो इसके बाद में अगर आप यहाँ पे गौर कर पा रहे हो तो ये जो जेड रेखा है, इस जेड रेखा से केवल एक्टिन जुड़ा हुआ है, मायोसिन नहीं जुड़ा हुआ। तो मायोसिन ये वाला है, ये वाला मायोसिन प्रोटीन है, ये वाला मायोसिन प्रोटीन है, ये वाला मायोसिन प्रोटीन है। ठीक है, बाकी जो है ये एक्टिन, ये यहाँ पर जो है वो एक्टिन है, ये भी एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये भी एक्टिन है, ये एक्टिन तंतु है, ये भी एक्टिन तंतु है या प्रोटीन है, ये भी एक्टिन प्रोटीन और ये भी एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे। तो मैं मायोसिन को थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ तब, ताकि आपको ये समझने में थोड़ा ईजी रहेगा। मायोसिन को हम यहाँ पर देखो ग्रीन से दिखा देते हैं। ये मायोसिन है जो यहाँ से करीब लेकर यहाँ तक है ना, ये मायोसिन है। ओके, और इसके बाद में ये वाला मायोसिन है, ये मायोसिन है। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक्टिन प्रोटीन जो है, एक्टिन प्रोटीन ये वाले हैं, ये एक्टिन है जो जेड रेखा से जुड़े होते हैं। एक्टिन प्रोटीन जो वो जेड रेखा से जुड़े हुए होते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे गौर करें कि जो ए बैंड है वो केवल और केवल मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक, अब इस ए प्रोटीन जो ए बैंड जो है उसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ। तो ये जो ए बैंड है ये केवल मायोसिन तंतुओं या मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो देखो यहाँ पे आपको ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मायोसिन है। यानी ये मायोसिन आप क्या देख पा रहे हो कि मायोसिन तो एक्चुअल में यहाँ से है ना, यहाँ से लेकर ये वाला पूरा मायोसिन है। लेकिन आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि एक जो ए बैंड है उसके अंदर ये मायोसिन का इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा है जो नीचे हमने ऊपर वाले भाग को नीचे जूम करके दिखाया है। ठीक है, तो ए बैंड के अंदर मायोसिन का कौन सा हिस्सा होता है, ये इतना जो मैंने नीचे अब बताया है। मायोसिन तो पूरा है यहाँ तक, लेकिन ए बैंड कहाँ से कहाँ तक है। ए बैंड जो है वो ये जो ए बैंड है इसके अंदर मायोसिन ये यहाँ तक है। इसका मतलब ए बैंड के अंदर केवल मायोसिन है। ठीक है, मायोसिन से मिलकर क्या बना हुआ है, ए बैंड। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर कि यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा जो एक्टिन का ये वाला है, ये भी तो ए बैंड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। भाई ए बैंड यहाँ तक है और ये जो एक्टिन तंतु है ये यहाँ तक आया हुआ है। इसका मतलब ए बैंड के अंदर थोड़ा सा एक्टिन भी होता है। बाकी ए बैंड जो है वो यानी मायोसिन कम जो है वो लगभग पूरा कह सकते हैं पर ए बैंड के अंदर स्थित होता है और एक्टिन थोड़ा सा स्थित होता है। ठीक है, अब देखो आप थोड़ा सा अगर गौर कर पा रहे हो यहाँ पे, तो ये जो ए बैंड है इस ए बैंड के अंदर भी आपको इतना सा हिस्सा, ए बैंड के अंदर भी आपको लगभग इतना सा हिस्सा थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो हल्का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो वाला हिस्सा यहाँ है। देखो यहाँ पे हमने इसको हल्के रूप में दिखाया। हल्के रूप में दिखाने का मतलब क्या हुआ कि इस पार्ट में केवल और केवल मायोसिन है। फिर से समझ लो आप, ए बैंड पूरा यहाँ से यहाँ तक है और इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम एक्चुअल में एच क्षेत्र कहते हैं, एच क्षेत्र। इस एच क्षेत्र के अंदर आप देखोगे तो आपको केवल ये मायोसिन ही दिखाई देगा, ये वाला है ना, ये एच क्षेत्र ये वाला हिस्सा है। इसके अंदर केवल ये मायोसिन का हिस्सा ही दिखाई देगा बीच में, इसमें कोई एक्टिन नहीं होता। एक्टिन देखो यहाँ
नहीं है, लेकिन मायोसिन है। तो एच क्षेत्र केवल और केवल मायोसिन से, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अच्छा, एक चीज़ और नोट करो आप यहाँ पे, इस एच क्षेत्र के अंदर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, थोड़ा सा अच्छे से इमेजिन कर पाए तो मैं इसको थोड़ा देखो जूम करता हूँ। जूम करके हम इसको थोड़ा समझ सकते हैं कि ये एच क्षेत्र जो है इसके अंदर बीचों बीच जो इस एच क्षेत्र को दो बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है, जिसमें से एक भाग तो ये और दूसरा ये। तो ये जो बीच में एच क्षेत्र के बीच में एक लाइन है, एच क्षेत्र केवल और केवल मायोसिन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एच क्षेत्र के बीचों बीच एक लाइन होती है, रेखा होती है, जिसे हम एम लाइन बोलेंगे, है ना, एम रेखा, ओके। जबकि आपने देखा था कि आई बैंड के बीच में एक रेखा होती है, प्रत्यास्थ रेखा, जिसे हम जेड रेखा कहते हैं। तो ये एम रेखा और जेड रेखा ध्यान रखें आप, ओके। तो ये हुआ भाई एक पेशी तंतु है जिसकी संरचना हम यहाँ पर देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसके अंदर हल्के बैंड होते हैं ये वाले, और दो हल्के बैंडों के बीच में ए बैंड होता है। हल्के बैंड जो है वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए, और गहरा बैंड ए बैंड जो है वो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना है। अब हल्के बैंड के बीच में एक रेखा पाई जाती है जिसे जेड रेखा बोलेंगे, और जो ए बैंड है उसके बीच का क्षेत्र एक क्षेत्र कहलाता है, उसमें एक लाइन होती है बीच में जिसे हम एम रेखा बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से इस डायग्राम को हम थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से अब समझ पाए हैं। अब हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को वापस देखते हैं आगे, थोड़ा सा लैंग्वेज को वापस समझे। देखो जहाँ हमने यहाँ पे छोड़ा था कि इसकी संरचना की बात कर रहे थे हम, किस प्रकार से एक पेशी तंतु होता है। तो पेशी तंतु की संरचना को हम डिटेल से आगे वापस देख रहे हैं। हमने यहाँ तक लगभग देख लिया था कि प्रत्येक जो पेशी तंतु है, प्रत्येक पेशी तंतु में ये प्रोटीन होते हैं जो मतलब एक्टिन और मायोसिन होते हैं, जिनके कारण गहरे और हल्के पट्ट इनके अंदर पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि एक्टिन तंतु पतले होते हैं और मायोसिन जो है वो थोड़े मोटे होते हैं। तो पतले मोटे तंतु भी इनको हम कहते हैं। आई बैंड के अंदर जेड रेखा होती है जिससे ये एक्टिन तंतु जुड़े होते हैं। अब देखो थोड़ा सा आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि ए बैंड के मोटे तंतु इसके मध्य में एक पतली रेशेदार झिल्ली द्वारा जुड़े होते हैं जिसे हम एम लाइन या एम रेखा कहते हैं, ठीक है। तो एम लाइन जो है वो बिल्कुल एच क्षेत्र के बीचों बीच होती है। पेशी रेशों की पूरी लंबाई में ए और आई पट्ट एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो पेशी रेशे जो हैं उनकी पूरी लंबाई के अंदर जैसे पहले ये हल्का बैंड हो गया, है ना, फिर ये दूसरा हल्का बैंड हो गया, और इनके बीच में ये गहरा बैंड हो गया ए बैंड, ये आई बैंड, और ये फिर ये ए बैंड है इनके बीच में, और फिर वापस कौन सा आ जाएगा, ए बैंड, फिर आई बैंड, ऐसे चलता जाएगा। तो आई के बाद ए के बाद आई के बाद ए बैंड, ऐसे अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में ये पट्ट व्यवस्थित होते हैं, आई और ए बैंड स्थित होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम कुछ और आगे पॉइंट देखते हैं। ये डायग्राम हमने देख ही लिया था, पेशी तंतु और पेशी तंतु को दर्शाते हुए पेशी का अनुप्रस्थ काट था। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट और देख रहे हैं यहाँ पे कि दो क्रमिक जेड रेखाओं के बीच स्थित पेशी रेशों का भाग जो है, पेशी रेशे का भाग है, वो संकुचन की इकाई बनाता है जिसे सार्कोमियर कहते हैं। तो जिसे क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। तो देखो अगर आई बैंड यहाँ पे एक और दूसरा आई बैंड यहाँ पे है, इनके बीच में एक जो रेखा थी ऐसे, इस रेखा को हम जेड रेखा बोलेंगे। तो दो जेड रेखाओं के बीच का जो हिस्सा होता है, दो जेड रेखाओं के बीच का भाग जो है उसको हम संकुचन भाग है वो, उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। तो पेशी रेशे का संकुचन इकाई बनाता है दो क्रमिक जेड रेखाओं के बीच स्थित भाग, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। तो विश्राम की अवस्था में पतले तंतुओं के सिरे, पतले यानी एक्टिन तंतुओं, तो विश्राम की अवस्था में जब हमारी मांसपेशियों में संकुचन नहीं हो रहा, हमारी हड्डियां वगैरह मूवमेंट नहीं कर रही, तो विश्राम की स्थिति में पतले तंतुओं के सिरे दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर ढके हुए अतिव्यापित हो जाते हैं। यानी विश्राम की अवस्था जब रहती है तो जो पतले तंतु हैं, एक्टिन तंतु हैं, है ना, उनके जो एक्टिन तंतुओं के जो सिरे हैं
वो दोनों ओर के जो मोटे तंतु हैं उनके बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों पर ढके रहते हैं, स्वतंत्र सिरों की ओर स्थित होते हैं। यानी कि एक्टिन तंतु इस प्रकार से है और मायोसिन इनके बीच में है ना, ऐसे आपने देखा था। ये बीच का एच क्षेत्र था जिसके बीच में एम लाइन होती है। एच क्षेत्र में केवल और केवल मायोसिन प्रोटीन होता है। एक्चुअल में ए बैंड जो है वो यहाँ से लगाकर यहाँ है, यहाँ तक का है, और जो मायोसिन है वो कुछ इस टाइप से है, यहाँ तक ऐसे। इधर ये एक्टिन हो गया, ये दोनों एक्टिन है, और ये वाला जो हिस्सा है ये मायोसिन का है। तो बीच वाले भाग में, इस भाग में जहाँ केवल और केवल मायोसिन है, एक्टिन तो इधर रह गए है ना। इसको वापस देखो तो बीच वाला जो हिस्सा है, जैसे ये एक्टिन है और इसके बाद में ये मायोसिन है, और अब यहाँ पे देखो आप, ये जो इतना हिस्सा है ये वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एच क्षेत्र। और ए बैंड जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ए बैंड इस प्रकार से। तो ए बैंड के बीच में एच क्षेत्र है, उसके अंदर आपको एक्टिन नहीं मिलेगा। एक्टिन तो केवल ये वाला है, तो बीच वाले एच क्षेत्र में कोई एक्टिन नहीं होता है। तो ये विश्राम की स्थिति में ये वाली सिचुएशन होती है। जब विश्राम की स्थिति होती है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है कि भाई वहाँ पर एक विश्राम की अवस्था में दोनों एक्टिन जो हैं वो नज़दीक नहीं रहते हैं। और जैसे ही संकुचन की स्थिति की बात करें, तो संकुचन की स्थिति में क्या होगा कि जो एक्टिन है दोनों वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इस प्रकार से एक्टिन जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो जाएंगे। एक एक्टिन यहाँ आ जाएगा, दूसरा एक्टिन यहाँ आ जाए, और ये मायोसिन अपनी जगह, इस प्रकार से। तो आपने क्या देखा कि जब विश्राम की स्थिति है तो जो पतले तंतुओं के दोनों ओर के जो सिरे हैं, पतले तंतुओं के सिरे जो हैं वो दोनों ओर के मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़कर स्वतंत्र सिरों को ढक लेते हैं, यानी पीछे चले जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मायोसिन मोटे तंतु हैं, इनके पीछे वाले भाग को अच्छे से ढक लेते हैं, ठीक है, अतिव्यापित कर लेते हैं। लेकिन बीच वाले हिस्से को छोड़ देते हैं। ये बीच वाला हिस्सा जो है ना, यह लिखा हुआ है ना, मोटे तंतुओं के बीच के भाग को छोड़ देते हैं। बीच के भाग को छोड़ा हुआ है और एक्टिन जो है वो इधर पीछे की तरफ मायोसिन को ढके रहते हैं। लेकिन जैसे ही जब हम विश्राम की स्थिति की बात नहीं करके संकुचन, मांसपेशियों में संकुचन की स्थिति की बात करेंगे, तो दोनों जो एक्टिन है वो क्या करेंगे, नज़दीक आ जाएंगे। और वो नज़दीक, ये इस प्रकार से नज़दीक आ जाएं। और संकुचन अगर ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में तो क्या होगा कि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, इस प्रकार से। अब कंप्लीट मायोसिन को ढक लिया। पहले मायोसिन का बीच का भाग ढका हुआ नहीं था एक्टिन से, जब विश्राम की स्थिति थी, है ना। और जब विश्राम की स्थिति नहीं है तब मायोसिन को कंप्लीट पूरा ढक लेंगे, बीच का कोई भाग छूटा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक डायग्राम में यहाँ पर देखो, समझ सकते हो। अपने पास एक डायग्राम है ये अच्छे से समझने के लिए। और अच्छे से क्लियरिटी के लिए इस डायग्राम को हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस डायग्राम में हम क्या देखेंगे, इस डायग्राम के अंदर आप देखो कि ये एक्टिन तंतु है, ये जेड रेखा है दो, केवल इतना सा समझ लेते हैं। दो जेड रेखाओं के बीच के स्थान को सार्कोमियर कहते हैं। ये संकुचन करने वाला भाग होता है, ठीक है। ये मायोसिन है, यहाँ पर ये मायोसिन है। आप देख रहे हो कि ये जो एक्टिन है ना, ये एक्टिन, ये मायोसिन के इस वाले बीच वाले भाग को ढके हुए नहीं है। इसका मतलब फिलहाल क्या है, विश्राम है, ठीक है। तो ये बीच वाला हिस्सा पूरा क्या कहलाएगा, एच क्षेत्र के बीच में एम रेखा होती है, ये आप याद रखें, ठीक। तो देखो यहाँ पे कि ये दो जेड रेखाएं हैं जो आपने थोड़ा सा प्रत्यास्थ रूप में दिखाई है, देख लो ऐसे, इस प्रकार से। दो जेड रेखाओं के बीच में ये मोटे तंतु मायोसिन है और ये हल्के तंतु जो जेड रेखा से जुड़े होते हैं एक्टिन है। अभी विश्राम की स्थिति में ये एक्टिन जो है ये इस हिस्से को, जो कि मायोसिन का बीच का हिस्सा है, उसको ढके हुए नहीं है। मायोसिन का बीच का हिस्सा भी ढके हुए नहीं है, ठीक है, बात क्लियर है। अब जैसे जैसे ये संकुचन करेगा, विश्राम की स्थिति से संकुचन हो रहा है, तो देखो जेड रेखाएं जो है अब थोड़ी नज़दीक आ गई हैं।
है ना, थोड़ी नज़दीक आ रही है। और बीच का जो एच क्षेत्र है वो थोड़ा छोटा होता जा रहा है। देखो एच क्षेत्र यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा हो गया, नज़दीक आती जा रही है। अगली कंडीशन में देखो, इस डायग्राम में देखो ये जेड रेखा जो है ये और ज़्यादा नज़दीक आ गई है ना, पहले यहाँ थी अब ये नज़दीक आ गई। जब जेड रेखा नज़दीक आ गई तो सिचुएशन क्या बन गई कि अब एच क्षेत्र देखो यहाँ से बिल्कुल ही गायब हो गया, एच क्षेत्र अब नहीं है यहाँ पे। अब ये दोनों एक्टिन एक दूसरे के नज़दीक आने के बाद में ऊपर एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो गए और ये पूरी तरह से मायोसिन ढक जाता है। तो ये संकुचन होता है जिससे हमारी हड्डियाँ नज़दीक आ जाती है। फिर हम हाथ को ऐसे मतलब फैला लेते हैं और मोड़ लेते हैं, मतलब संकुचित हो जाता है। तो ये संकुचित वाली स्थिति है। अधिकतम संकुचन में ये दोनों एक्टिन एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे। जब केवल संकुचन होगा तो दोनों एक्टिन एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, है ना यहाँ पे। और अधिकतम संकुचन होने पर दोनों एक्टिन एक दूसरे के ऊपर चले जाएंगे, मायोसिन पूरा ढक जाएगा, एच क्षेत्र बिल्कुल गायब हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, अब वापस हम वही उस पॉइंट पर आते हैं जहां हमने छोड़ा है अभी। पेशी तंतु की डिटेल हम देख रहे थे। तो पेशी तंतु के अंदर जो ए बैंड और आई बैंड है उनको हमने थोड़ा सा यहाँ पे समझा था। अब देखो कुछ पॉइंट यहाँ पे और आप यहाँ पे देखना कि मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग, मोटे तंतु यानी मायोसिन का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से अतिव्यापित नहीं होता वो एच क्षेत्र कहलाता है। फिलहाल बीच का हिस्सा जो है वो एच क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर फिलहाल क्या नहीं होते, जहाँ पर एक्टिन नहीं होते यानी मायोसिन को ढके हुए नहीं होते। मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतु यानी एक्टिन से ढका हुआ नहीं रहता वो एच क्षेत्र कहलाता है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे एक विशेष बात, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है सार्कोमियर के बारे में। तो सार्कोमियर क्या है? तो आपने देखा भाई कि ये यहाँ पर एक आई बैंड है और ये यहाँ पर एक दूसरा आई बैंड है, दोनों के बीच में ये ए बैंड है ना, ये आई बैंड है और इनके बीच में ये ए बैंड हो गया ये वाला। ठीक है। और आपको यहाँ पे अभी आपने देखा था कि आई बैंड के बीच में एक प्रत्यास्थ रेखा है इस प्रकार से, जो दो भागों में बांटती है आई बैंड को। इस प्रत्यास्थ रेखा को जेड रेखा बोलेंगे। तो ये जेड रेखा जो है ये इन दो जेड रेखाओं के बीच का हिस्सा सार्कोमियर कहलाता है। इसका मतलब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जो आई बैंड है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना I/2, तो आई बैंड जो है उस आई बैंड का आधा हिस्सा है ना, यहाँ पे बीच का भाग, ये I/2 का मतलब बीच का भाग ले लिया हमने, एक आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर बीच में। तो I/2 और प्लस ए बैंड, ये ए बैंड आ गया है ना। और इधर फिर से वापस ये आई जेड रेखा जो उसको दो भागों में बांट रही है, तो ये I/2 हो जाएगा, है ना। तो दोनों तरफ मैं इस प्रकार से क्या लिख सकता हूँ कि ये वाला हिस्सा जो है वो I/2 है और ये वाला जो हिस्सा है वो भी I/2 है ना, आई का आधा हिस्सा है। और इसमें जेड और शामिल कर लिया तो I/2 यानी इस बीच वाले भाग से लेकर ये कंप्लीट जो आधा हिस्सा है यानी आधा आई बैंड इधर का, आधा आई बैंड इधर का और ए बैंड पूरा, ये मिलाकर जेड दोनों जेड रेखाओं के बीच का हिस्सा सार्कोमियर कहलाता है। ठीक है ना। आधे आई बैंड ये वाले और आधे आई बैंड इस वाले और जेड को, इसको ए बैंड को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। या फिर सीधी सी बात है भाई, दो जेड रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाता है, सार्कोमियर। क्लियर है? तो ये हमने इसके बारे में यहाँ पे जेड रेखा और एम रेखा, एच क्षेत्र वगैरह ये हमने यहाँ पे समझे हैं।